हैप्पी गुरु पूर्णिमा के विशेष के लिए थैंक यू। चलो तो स्टार्ट करें फिर। सर बहुत खुश लग रहे हैं। अच्छा मुंह तो अभी खोला नहीं जाता, तुमने कैसे गेस कर लिया? लेकिन जो भी किया गंदा गेस किया गलत गेस किया। चलो तो अभी आते हैं मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड बैंकिंग तो नहीं, इसको हम बोलेंगे बैंकिंग सिस्टम। आज का लेक्चर है, ठीक है। यानी कि भारत की बैंकिंग प्रणाली देखेंगे कि कौन कौन सी तरह की बैंक्स होती हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? बैंक ऑफ बैंक्स के बारे में। किसके बारे में? अबाउट आरबीआई के बारे में। इसको मैंने बैंक ऑफ बैंक्स क्यों कहा? इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी बोला जाता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। हमें लोन लेना होता है, हमें कुछ भी एक्टिविटी इस तरह से फाइनेंशियल करनी होती है तो हम बैंक्स के पास जाते हैं, राइट। बैंक्स को अगर बैंकिंग एक्टिविटी करनी हो, उनको लोन वगैरह लेने जाना हो या फिर कुछ और अगर हम देखें तो डिपॉजिट्स वगैरह जो करने पड़ते हैं वो कहाँ करने पड़ते हैं? आरबीआई में, जो कि इनको क्या करता है? रेगुलेट करता है। व्हेन आई से बैंक्स का मतलब है यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब होता है सरकारी बैंक, ठीक है। सरकारी बैंक हो गई, प्राइवेट बैंक हो गई, ये सारी जो बैंक्स हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? सबका बाप है आरबीआई, ठीक। तो इसलिए इसको बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से जानते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का मतलब ये है कि आखिरी टाइम में जब बैंक्स को पैसा अगर मान लो एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में चाहिए होगा तो लास्ट टाइम में एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प के लिए कौन आएगा? उनके आरबीआई आएगा उनको सेव करने के लिए। आरबीआई क्यों आएगा? क्योंकि आरबीआई ने जैसे कि सब्सिडी अलायंस कितने लोगों को पता है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, जो वेलेस्ली लेके आया था 1798 में, ठीक है। अगर पता तो ठीक है, नहीं तो कोई पता वाली बात नहीं। उसमें होता क्या है कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि भाई अगर आप सब्सिडी अलायंस में साइन करते हो तो उससे क्या होगा? आपको एक परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होगा अपने कोर्ट में, प्लस अपनी आर्मी को डिसबैंडन करना होगा, हटाना होगा, ब्रिटिश आर्मी को रखना होगा। और किसी के साथ ट्रीटी में एंटर नहीं कर सकते हो बिना हमसे पूछे हुए। और इसके बाद तुम्हें मिलेगा क्या? कि अगर तुम पर किसी ने अटैक किया तो वो हम पर अटैक होगा, यानी हम आएंगे तुम्हारी रक्षा के लिए, ठीक है। तुम कुछ नहीं होने देंगे। तो ये आरबीआई, ठीक है। कि आरबीआई हमने पढ़ा देखा था अभी पिछले लेक्चर्स में देख के आ रहे हैं कि बोल रहा है कि आपको सीआर मेंटेन करना है, एसएलआर मेंटेन करना है, ये सब कुछ करना है। वो रेगुलेट करके चलता है। क्या करता है वो? रेगुलेट करके रखता है इनको, ओके। और रेगुलेट करके रखता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इनको बचाता भी वही है, ठीक है। कि मारेंगे भी हमें और बचाएंगे भी हमें, काइंड ऑफ ये वाली स्टोरी है। ये स्टैब्लिश कब होती है आरबीआई की अगर बात करेंगे तो इट वाज स्टैब्लिश्ड अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, जो 1934 का अधिनियम था आरबीआई का, उसके तहत इसको स्टैब्लिश किया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश होती है, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में होता है। देन बाद में ये कलकत्ता से कहाँ पे शिफ्ट होता है? मुंबई, ठीक है। कलकत्ता इनिशियली होता है, देन मुंबई शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर इन द ईयर 1937, 1937 में, ओके। ये जो स्टैब्लिश हुई थी, इट वाज स्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ कमीशन नोन एज हिल्टन यंग कमीशन। एक हिल्टन यंग आयोग बना था, कमीशन बना था 1926 में, 1926 में। उसकी रिकमेंडेशंस पर इसको जो स्टैब्लिश किया गया था, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब ये बना था तो इसके पहले गवर्नर कौन थे? ये सब बहुत ही फैक्चुअल डेटा है। एसएससी, स्टेट, पीसीएस एग्जाम्स और सीडीएस में भी आता है, ठीक है। सीडीएस उसमें भी आता है, सच वैसा नहीं कि सीडीएस और सीएपीएफ में नहीं पूछता, डायरेक्टली पूछेगा आपसे कि हिल्टन यंग कमीशन से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा फैक्चुअली आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें समझने वाला कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें पहले गवर्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर? पहले गवर्नर, ठीक है। देन फर्स्ट इंडियन गवर्नर आपसे पूछेगा, क्योंकि जब ये बना था तो जो गवर्नर बना था वो एक ब्रिटिशर था और उसका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। और अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करेंगे तो ही वॉज सीडी देशमुख, ठीक। तो ये पहले इंडियन गवर्नर बने थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको बैंक ऑफ बैंक्स और लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट बोलते हैं। बैंक ऑफ बैंक इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये बैंक्स को रेगुलेट करता है। लास्ट रिसॉर्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज बैंक्स को अगर एकदम लास्ट टाइम में अगर नीड होती है, लोन वगैरह की जरूरत पड़ती है तो वो लोन किससे लेती है? आवाज़ में कोई चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है। तो लोन किससे लेती है? वो लोन लेती है आरबीआई से। अब बात आती है कि इनको पावर देता कौन है? हु गिव्स देम पावर? कौन इनको पावर देता है कि ये रेगुलेट कर सकती हैं? देखो आरबीआई जब बना था तो ऐसा कोई नहीं कि भाई वो पूरी तरह से उसमें शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की थी। अब आरबीआई आपको क्या लगता है किसकी है? मुकेश अंबानी की है, गौतम अडानी की, किसकी है? बताओ किसकी है? आवाज़ में तो कोई हाँ सही है, ठीक है। किसकी है? आप बोलोगे सरकार की एक तरह से है कि नहीं, यानी कि उसमें 100% शेयर होल्डिंग अगर हम देखें मेजॉरिटी गवर्नमेंट की है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में थी। देन इसका नेशनलाइजेशन होता है, ठीक है। कब होता है? ये होता है 1948 में, ठीक है। आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन होता है, अब नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि अब पूरी तरह से जो शेयर होल्डिंग है वो किसके हाथ में आ चुकी है? वो आ चुकी है गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। क्लियर? तो आरबीआई कब नेशनलाइज हुई? तो आप 1948 या फिर 1 जनवरी 1949 याद रखो आप, ठीक है। एक एक्ट आया था, वैसे तो ये जो हुआ था ये एक एक्ट था ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948। इस पर्टिकुलर एक्ट से इसको क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। बट एक और एक्ट आया था, मैंने अभी आपको क्या बताया, इसको बैंक ऑफ बैंक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं आरबीआई एक्ट ऑफ 1949, जिसने की ये पावर दी कि रेगुलेट कर सकता है बैंक को, ठीक है। तो आरबीआई जो एक्ट है ऑफ 1949, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसको हम बोल सकते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, जिसने की ये पावर दी आरबीआई को कि वो बैंक्स को रेगुलेट कर सकता है। क्लियर?
अब इससे पहले कि हम बाकी चीज़ें इसके बारे में देखें, अब किस तरह से रेगुलेट कर सकता है, हाँ तो किस तरह से रेगुलेट कर सकता है, तो पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखना है, तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 था जो हमने देखा, और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 है। तो ये पावर देता है आरबीआई को किस तरह से कि वो अगर किसी बैंक को लाइसेंस लेना है तो आरबीआई से पूछ के ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सीआरआर एसएलआर नॉर्म्स मेंटेन करने के लिए आरबीआई बोलता है, ये सारी चीज़ें जो है आरबीआई करता है, इसलिए उसको हम बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम की, बैंकिंग सिस्टम को किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, तो ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो इस बेसिस पे होता है कि वो शेड्यूल्ड बैंक है या नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक होती है एक, और एक होती है आपकी नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब ये शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड क्या मतलब क्या है, तो जो अभी हमने आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 देखा, ठीक है, जो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 देखा, उसके शेड्यूल नंबर 2 में अगर कोई बैंक मेंशन है तो दैट वुड बी शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, और नहीं है तो नॉन शेड्यूल्ड होगी। अब इनको भी फर्दर हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक को बोलते हैं कमर्शियल बैंक और एक को कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक का मेन जो मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट निकालना, कोऑपरेटिव में होता है कि यहाँ थोड़ा बहुत लोगों का भला वगैरह करना, ठीक है, नॉन प्रॉफिट टाइप। यहाँ पे डिपॉजिटर्स आर दी ओनर्स, कोऑपरेटिव बैंक में अगर बात करें तो, ओके। अब ये जो कमर्शियल बैंक है इनको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनको कुछ और नहीं बल्कि वही होती हैं आपकी सरकारी बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी डिवीजन करना चाहेंगे तो उसमें इंडियन बैंक आ जाएंगे और फॉरेन बैंक आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी थी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत सारी थी इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनका राष्ट्रीयकरण शुरू हुआ। अब किस तरह से राष्ट्रीयकरण शुरू हुआ उसको हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सबसे पहली बैंक कौन थी इंडिया की, विच वॉज दी फर्स्ट बैंक, सबसे पहली बैंक कौन सी थी, तो दैट वॉज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी जो भारत की पहली बैंक जो सेटअप हुई थी 1770 में। देन फिर ध्यान रखिएगा 3 बैंक्स हैं जिनका मर्जर होता है 1921 में, और वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनती है, जो फर्दर जाकर 1955 में एसबीआई दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनती है। वो 3 बैंक कुछ इस तरह से हैं, एक तो है इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा, इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे एंड इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास, ओके। ये 3 हमारी इंपीरियल बैंक सेटअप हुई जो 1921 में इनको मर्ज कर दिया गया, 1921 में दे ऑल वर मर्ज्ड, ठीक है, और ये बन गई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एंड 1955 में 1955 में क्या हुआ, ये बन गई एसबीआई दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके ना। अब ये मेन बात आती है कि जो हमारी ये बैंक्स हैं, ठीक है, इनका नंबर जैसे मैंने बताया जब बनी थी या फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, इनका नेशनलाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है। नेशनलाइजेशन मतलब अभी मैं आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन जो है मास लेवल पे 2 फेजेस में हुआ था। देखो आरबीआई का नेशनलाइजेशन तो हमने देखा, वो एक्ट आया था 1948 में, उसके थ्रू हुआ, और एसबीआई का अगर हमने देखा तो ये कब हुआ 1955 में। लेकिन अगर हम बाकी बात करें एकदम मास लेवल पे, जैसे होता है ना मास रिक्रूटमेंट होता है, भर के इन्फोसिस ले जाता है, इन्फोसिस टीसीएस आओ भर के रिक्रूटमेंट होता है मास लेवल पे, तो वैसा टाइप जो है नेशनलाइजेशन सबसे पहले हुआ था 1969 में, 1969 में, जब इंदिरा गांधी के टाइम पे 14 बैंक्स वर नेशनलाइज, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। एंड जो सेकेंड फेज हुआ था वो 1980 में हुआ था, 1980 में, जहां पर 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक। तो इसके बाद से ध्यान रखना, अभी तक मोर देन 90% ऑफ जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का वो किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट क्यों अपने हाथ में करना चाहती है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंशियल हालत देश की चरमरा, मतलब बैंकिंग सिस्टम अगर ख़त्म हो गया, देश का चरमरा गया, तो फिर दिक्कत हो जाती है उससे, ठीक है। बाकी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा उससे इम्पैक्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। और एक चीज़, एक फैक्ट ध्यान रखना कि अगर फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक पूछेगा, ठीक है, फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक, तो दैट इज योर इलाहाबाद बैंक इन 1865, ओके, इलाहाबाद बैंक इन 1865। यहां तक कोई किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है। क्या ALBD मतलब यस 1865, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ें, ये NBFCs क्या होती हैं, ठीक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं। NBFC देखो होता क्या है, चलो ये तो ऐसा करते हैं
ऐसा करते हैं, बैंक और एनबीएफसी के बीच में डिफरेंस ही देखते हैं, ठीक है। जो बैंक्स होती हैं, ठीक है, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं एनबीएफसी, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। अगर आपको बैंक खोलना होता है ना, जैसे मान लो आपका मन आया कि बैंक खोलते हैं, बढ़िया प्रॉफिट है, तो इसमें एंट्री कैप जो है ना 500 करोड़ का होता है। आरबीआई के पास जाओगे, बैंक खोलना है, 500 करोड़ लाया क्या, ठीक। और एनबीएफसी खोलना है तो 5 करोड़ में काम चल जाता है। और भी अदर तरह की होती हैं, मतलब एनबीएफसी में जैसे अगर माइक्रो फाइनेंस खोलना है तो 5 करोड़ चाहिए होता है, ठीक है। और अगर अदर्स, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ जो माइक्रो फाइनेंस होता है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है वो भी देखेंगे, ठीक है, उसका चिंता मत करो, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। और अदर्स के लिए 2 करोड़ का एंट्री कैप होता है, जो अदर्स होती हैं अदर, ठीक है। जैसे इसमें भी एंट्री कैप 500 करोड़ होता है, लेकिन अगर स्मॉल बैंक आप खोलना चाहते हो तो 100 करोड़ चाहिए होता है उसमें, ओके। हमने सीआरआर और, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो है रजिस्टर्ड किसके अंडर होती हैं। तो दीज आर रजिस्टर्ड अंडर व्हाट, किसके अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, ठीक है, तो उसके तहत ये रजिस्टर्ड होती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे एनबीएफसीज की, तो ये रजिस्टर्ड होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। मतलब एनबीएफसी आरबीआई के परव्यू से बाहर है, नो। एनबीएफसी भी खोलना है, आरबीआई के पास ही लाइसेंस लेने जाना पड़ेगा। यानी कि दोनों को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई ही रेगुलेट करेगा, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हो हमारे कंट्री में, उसको रेगुलेट आरबीआई ही करेगा। इट जस्ट डिपेंड्स कि वो रजिस्टर्ड किसके अंडर में है, ठीक है, बस इसका अंतर होता है। सुपरवाइज आरबीआई ही मेन अगर देखें तो रेगुलेट कौन करता है ना कि सुपरवाइज भी अलग हो जाता है। जैसे सुपरवाइज में यहाँ पर देखेंगे तो सुपरवाइज मेनली यहाँ पर आरबीआई करता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे सुपरवाइज कौन करता है, तो ये भी अगेन डिपेंड करता है, ठीक है। या तो अगर इंश्योरेंस वाली एनबीएफसी है तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI करेगी, ठीक है। और हो सकता है कुछ केस में सेबी करे, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर माइक्रो फाइनेंस है तो एसबीआई भी रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर माइक्रो फाइनेंस है तो सुपरवाइज का काम है, अगर इंश्योरेंस है तो ये, ठीक है, मैक्रो टाइप है तो ये, ठीक है, और ये माइक्रो, ठीक है। तो ये सुपरवाइज, बट रेगुलेट कौन कर रहा है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई ओनली। अब क्या और डिफरेंसेस हैं, देखो, तो मेन डिफरेंस ध्यान रखना ये होता है कि जो बैंक्स होती हैं, जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं, दे कैन, इनको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होता है कि नहीं, पढ़ा था हमने। बट इनके लिए ऐसे सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करने के ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं होते हैं। दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते हैं। दे कैन इशू चेक, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं, ये चेक इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट हो गया, ये आपके इशू कर सकते हैं चेक, जो सेल्फ ड्रॉन चेक होते हैं ये नहीं। सेल्फ ड्रॉन चेक क्या होते हैं, जैसे अगर आप बैंक जाओ, ठीक है, और आपको कैश चाहिए तो आप चेक भरते हो, उसमें सेल्फ लिखते हो, है ना, किसको पैसा दे रहे हो तो सेल्फ, और आपको पैसा बैंक से मिल जाता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ ड्रॉन चेक, ओके। तो कौन रेगुलेट करता है, कौन सुपरवाइज करता है, किसके अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और एक चीज़, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बैंकों को रहता है कि भाई जैसे प्रायोरिटी सेक्टर होता है तो उसमें लेंडिंग करनी होती है, आरबीआई की तरफ से होता है कि भाई आपको एजुकेशन में या फिर सफाई में इतना स्पेंड करना है, जो भी आपका प्रॉफिट है। इनके लिए सच अगेन पीएसएल के भी कोई नहीं होते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के कोई नॉर्म्स नहीं रहते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आप समझ जाए ना कि कुछ सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर बैंक्स को सर्टेन पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट इन्वेस्ट करना होता है, वो इनके लिए नॉर्म्स नहीं होता है। क्लियर, यहाँ तक बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस होता है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट?
किसी को यहाँ तक कोई डाउट? बिगिनर को जीके पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। अगर बिगिनर एनसीईआरटी से ही शुरू कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बिगिनर को थोड़े से कुछ वीडियोस को रेफ़र करना चाहिए, देन एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो ज़्यादा सही है ना? ओके अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले ये देखते हैं कि जो एक बैंक होती है उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि बैंक के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, बैंक के दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक। जैसे अगर आपको याद हो फंक्शंस ऑफ मनी हमने पढ़ा था, हाँ, तो उसमें प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस पढ़े थे हमने। वैसे ही यहाँ पर होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं बैंक के। क्वेश्चन बनता है, अभी बना है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं बैंक के, क्या होते हैं, आपको क्या लगता है? प्राइमरी फंक्शन जैसे मनी के हम लोगों ने देखे थे, एक तो ट्रांजैक्शन था और एक मेजर ऑफ वैल्यू था, यही था प्राइमरी फंक्शन जो प्राइमरी होते हैं, मेन काम होता है। बाकी तो अदर फंक्शंस परफॉर्म करते ही हैं, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू हमने देखा था ना, वो तो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में। खैर यहाँ पर क्या है प्राइमरी फंक्शन? तो यहाँ पर पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब यहाँ पर क्या ये एक्सेप्ट कर सकते हैं एनबीएफसी? नो, यानी कि ये जो प्राइमरी फंक्शन है बैंक का वो एनबीएफसी परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं एनबीएफसी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर इनको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ रहा है, इनको नहीं करना पड़ रहा है, तो आप मुझे बताओ कि क्या इनको सीआरआर और रेपो रेट और एमएसएफ के तहत लोन मिलेगा? बताओ मुझे। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार इन पे डंडा चल रहा है तो प्रॉफिट भी नहीं, मतलब भैया सब्सिडी रिलायंस जैसा कि अगर डंडा चल रहा है तो फिर फ़ायदे भी नहीं को मिलेंगे। जब तुमको ये सब कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है तो फिर तुमको फ़ायदे भी नहीं मिलेंगे। नहीं तो फिर कोई क्यों ही बैंक की तरफ जाए, एनबीएफसी से ही मजे ना ले। प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? तो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक तो ये सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, जैसे मनी के दो हमने पढ़े थे, है ना। और दूसरा होता है क्रेडिट गिविंग, क्रेडिट या फिर गिविंग लोन। ठीक है, तो ये दो क्या होते हैं? ये होते हैं आपके प्राइमरी फंक्शंस। यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शन की जगह हम उसको बोल देते हैं एजेंसी फंक्शंस। क्या बोलते हैं? एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस जैसे कि इसके अलावा एज एजेंसी, क्योंकि देखो होता क्या है कि आरबीआई के पास स्टाफ की कमी है, इतने लोग नहीं हैं आरबीआई के पास कि भाई वो सब कुछ मैनेज कर सके। तो और जो आरबीआई का गवर्नर है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, ये चीज़ ध्यान रखना अगर पूछ ले कि जो आरबीआई का गवर्नर होता है, ठीक है, इसको कौन अपॉइंट करता है? तो अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमने पहले देखा कि ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले इंडियन कौन थे? सीडी देशमुख थे। तो एजेंसी फंक्शंस क्या, जैसे मैं आरबीआई सारे फंक्शंस खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसलिए इन बैंक्स को, जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं, इनको कुछ अपने फंक्शंस इस तरह से एलोकेट कर देता है जिनको हम एजेंसी फंक्शंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग द पेमेंट्स। ठीक है, कलेक्टिंग जो इनकम टैक्स जो कलेक्ट करने का काम, कलेक्टिंग इनकम टैक्स। तो जो ये इस तरह के काम होते हैं जो गवर्नमेंट इसको देती है, तो खुद को तो नहीं कर सकती, तो एज एन एजेंसी के तौर पे बैंक्स से बोलती है कि आप ये काम करो। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स भी आपका एक तरह से सेकेंडरी या फिर एजेंसी फंक्शन है। आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हो कि नहीं करते हो? लॉकर फैसिलिटी जो आपको मिलती है, हाँ, कि आप पैसे वैसे या फिर कुछ गोल्ड वगैरह है ना रख सकते हैं, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, है ना, और पूरी तरह से सेफ़ हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, तो वो लॉकर फैसिलिटी आपको बैंक्स देते हैं। किसने लॉकर फैसिलिटी को कभी अवेल किया है बताओ? तो ये हमारे क्या हो गया? फंक्शंस ऑफ बैंक हो गए, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। कोई डाउट किसी को? अब आ जाएँ कि माइक्रो फाइनेंस पे, कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? बताओ भाई, माइक्रो फाइनेंस पे आते हैं। व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस? चलो, तो माइक्रो फाइनेंस क्या है? देखो, टू इंश्योर क्या ट्रांसफर ज्वेलरी रखने के लिए, यस, अच्छा यूज़ किया गोल्डन को सेफ, मेरे दादा पे था लॉकर। अच्छा, और वो कहाँ गया?
अरे वो क्या बोलते हैं उसका, मधु, उसके पापा का तो हो गई लॉकर वॉकर बैंक वैंक, क्यों आया नहीं लगता है आज? ये आज शांति से बैठा है। आया नहीं क्या आज? चलो भैया, तो माइक्रो फाइनेंस देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस नाम से ही पता चल रहा, छुटकू सा फाइनेंस है, छोटा सा फाइनेंस है। छोटा सा क्यों फाइनेंस है? क्योंकि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। अब बात ये आती है कि सर जी फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या चीज़ होती है, वित्तीय समावेश क्या होता है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन दैट इज़ वित्तीय समावेश का मतलब होता है कि अगर हम जो समाज का एकदम नीचे का तबका, नीचे मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिसमें पुअर, मेनली तो पुअर आते हैं, ठीक है, बूढ़े पुराने लोग हो गए, बूढ़े पुराने मतलब जिनकी एज हो गई है काफ़ी, विमेन हो गई, तो ये जो वल्नरेबल सेक्शन है, यही है वल्नरेबल सेक्शन, जिनके अकाउंट आपको पता है कि भाई कम खुले होंगे। अब गांव में चले जाओ, जितने शहर में अकाउंट खुले होंगे उतने गांव में खुले होंगे नहीं, जितने आदमियों के खुले होंगे उतनी औरतों के खुले होंगे नहीं, जितने नौजवानों के खुले होंगे उतने बूढ़ों के खुले होंगे नहीं। तो फिर ये वल्नरेबल सेक्शन है, इसको हमें फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी क्यों क्यों करना है? अब मान लो कि जीवन ज्योति बीमा योजना और ये सब पेंशन योजना चलती रहती है हमारी सरकार की, तो अगर बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कैसे होगा, डीबीटी कैसे होगा, कैसे होगा? खुद सोचिए, नहीं हो पाएगा। तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। तो वो जो बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट दे रही है तो वो कैसे मिलेंगे? तो वो अवेल करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़रूरी है। हाँ, लाडली बहना योजना, लाडला बहना योजना, ये सब चलता रहता है, तो कैसे मिलेगा उनको 1000-1500 रुपये जब तक अकाउंट नहीं होगा? तो कैसे ट्रांसफ़र होगा? नहीं हो पाएगा। और अगर विमेन का बैंक अकाउंट, ये तो सिर्फ चलो गवर्नमेंट स्कीम पर्सपेक्टिव से बता दिया, अगर मान लो विमेन का अकाउंट खुला होगा तो ये तो जग जाहिर बात है कि आदमी को पैसे दोगे अगर तुम, मान लो कि 1000 उड़ाएगा जुए में, नशे में, ठीक है, अगर तुम अगर हम एक जनरल आम जनता की बात करें, लेकिन अगर वही आप किसी विमेन को दोगे तो वो बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल करेगी या फिर कुछ इस तरह के काम करेगी। इन जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब अब तुम एक दो एग्जांपल लेके मुझे मत बताने लगना, ठीक है। इन जनरल यही होता है, ठीक है, कि तुमने 1000 रुपये दो तुम किसी गाँव में किसी को, सुबह तक मिलेंगे नहीं 1000 रुपये, और वो क्या करेगी विमेन, वो सेव करती रहेगी, ठीक है। जिससे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मम्मी, ठीक है, तो पापा भेजा करते थे जब पापा की नौकरी लगी थी, तो पता नहीं कुछ बॉन्ड पता नहीं कुछ ऐसा में बताती हैं, तो एक छोटी सी ऐसी बकसिया टाइप होती थी, तो मैं बताती उसी में रखते थे बॉन्ड, कलेक्ट करके धीरे 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 पैसे जोड़े थे। फिर एक हाँ, फिर वहाँ से जो है थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ, तो फिर हम लोगों ने यहाँ ज़मीन वगैरह ले पाए, मतलब जो थोड़ा सा मेन है, फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो सोचो अगर मम्मी सेविंग ना करती तो क्या हम ले पाते? नहीं ले पाते। यहाँ आ पाते? नहीं आ पाते। पढ़ पाते अच्छे से? नहीं पढ़ पाते। तुम्हें पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते। तुम्हें किसी और से पढ़ना पड़ता फिर, है कि नहीं? तो सोच रहे हो कि मतलब एक विमेन ने सिर्फ सेविंग करी है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन और किस लिए किया जाता है? बैंकिंग एक्टिविटी करवाना। बैंकिंग एक्टिविटी मतलब करवाने का मतलब ये है कि आप बैंक अकाउंट खोलवाओगे तो वो पैसा सेव करेंगे, सिर्फ वेमेन नहीं कोई भी, तो वो पैसा सेव करेंगे जो उनके इमरजेंसी के टाइम पे काम आएगा, है कि नहीं? जो उनके इमरजेंसी में उसको वो यूज़ कर सकते हैं, उस पर लोन ले सकते हैं, उसकी एफडी वगैरह करवा सकते हैं। तो ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो सोचो अगर एक विमेन ने सेव किया और इतना इम्पैक्ट हुआ, तो सोचो अगर मैं इतनी जनता वो करेगी सेव तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये विमेन के साइड से काफ़ी हमें देखने को मिलती है इस तरह की। खैर, मैं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूँ। अरे अवनीश भाई ये बोल, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये मतलब होता है कि जो हमारा बॉटम सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको अकाउंट खुलवाना, उसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, उसको सेविंग को प्रमोट करना। तो ये सारे काम समझ गया ना, मुझे लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चाहो तो कोई लिख रहा है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लोन, इंश्योरेंस, पेंशन, सेविंग्स, मनी ट्रांसफ़र, ये सब आते हैं। अब बात ये आती है कि ये माइक्रो फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाना, ठीक है। तो माइक्रो क्यों वर्ड है? छोटा, छोटे का मतलब है अब जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो बड़े लोन तो नहीं लेगी, छोटे ही लोन लेगी। छोटे ही लोन लेगी वो,
क्यों? क्योंकि उनकी उतनी इनकम है नहीं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। इसकी शुरुआत अगर हम देखें, इसका ओरिजिन जो हुआ था, इसका हिस्ट्री अगर जानने की कोशिश करें, तो ये जो बांग्लादेश के करंट इंतरिम गवर्नमेंट का जो लीडर है, जिसका नाम है क्या, मोहम्मद यूनिस, इसने किया था। इसने क्या किया था? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को सेटअप किया था। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, ठीक है। ये जो है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक 1983 में इसने एस्टैब्लिश किया था। और यहीं से क्या है, धीरे धीरे एक तरह से ये, इसीलिए इसको फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे फादर ऑफ बैंकिंग सिस्टम पता है किसको बोलते हैं? हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बैंकिंग सिस्टम? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं छोटा सा किनारे, फादर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, हाँ, एम नरसिम्हम, ठीक है। तो एम जो नरसिम्हम जी हैं उनको बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे रिकमेंडेशंस दिए थे बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए जो काफ़ी गेम चेंजर प्रूव हुए। तो इसलिए तो, और बाकी फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मोहम्मद यूनिस को बोलते हैं, जिसने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को स्टैब्लिश किया था। कोई बता सकता है इसको नोबेल पीस प्राइज़ कब मिला था? खैर, तो इंडिया में अगर बात करेंगे तो इंडिया में माइक्रो फाइनेंस किस तरह से दिया जाता है और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो पहले तो एक हमारा इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बारे में भी देखते हैं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं ये कौन सा प्रोग्राम रन करता है। तो ये प्रोग्राम रन करता है बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से लिंक करने का, जिसको हम बोलते हैं बैंक SHG लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है 1992 में स्टार्ट किया गया था। एंड दूसरा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करने का, जिसमें कि मेनली अगर मैं बात करूं NBFC MFIs को सेटअप किया गया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो कि NBFC के तौर पे सेटअप हुए, उनको हम बोलते हैं NBFC MFI, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इंडिया में जो अगर बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, इस तरह के ग्रुप्स बनना शुरू हुए इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में जो पहला SHG था, जो फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, दैट वाज सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन। 1974 में ये बनता है सेवा बैंक, ठीक है। और ये कहाँ पर बनती है? अहमदाबाद में, अहमदाबाद, ओके। ये जो सेवा है ये क्या कर रही थी? ये कलेक्टिव ओनरशिप पे बेस्ड थी एंड छोटे छोटे इस तरह से लोन प्रोवाइड करने का काम कर रही थी। SHG में अगर हम बात करें तो 10 से 20 लोगों का समूह होता है, 10 से 20 लोगों का ये ग्रुप होता है, ठीक है, जहाँ पर ये अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक साथ आते हैं, ठीक है, और उसमें पैसा ये सब पूल करते हैं, ठीक है, डालते हैं उसमें, क्लियर है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप की अगर बात करेंगे JLG की, तो ये लगभग 4 से 10 लोगों का होता है ग्रुप, ओके। अब यहाँ पर हम किसकी चर्चा कर रहे थे? NBFC MFIs की। तो जो NBFC MFI होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो NBFC जो MFI होते हैं। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो, अगर हम NBFC की बात करें तो जो उन लोगों को लोन देंगे जिनकी, ऐसा नहीं कि जिनकी इनकम 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ इस तरह से, नहीं, उनको देंगे जिनकी इनकम कितनी है? सालाना 3 लाख से कम की उनकी इनकम है। सालाना 3 लाख से अगर वो कम अर्न करते हैं तो उनको बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, ये सब क्या हैं? आपकी NBFC हैं, ठीक है। अब अगर यही NBFC माइक्रो फाइनेंस में उतर जाए, दैट इज़ छोटे छोटे लोन देने लगे, तो उसको हम बोलते हैं NBFC MFI, सिंपल, ठीक है। और इनको स्टैब्लिश किया गया था, दे वर स्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, स्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ मालेगाम कमेटी। एक मालेगाम कमेटी बनी थी 2010 में, और उसके रिकमेंडेशन पर इनको स्टैब्लिश किया गया था, ये सेटअप किया गया था, ठीक है। तो ये उनको देती हैं जिनका 3 लाख से क्या होता है, 3 लाख से कम की एनुअल इनकम होती है उनको, ठीक है। क्लियर यहाँ तक कि NBFC MFI क्या होती हैं। और इनके लिए कुछ रेगुलेशंस भी होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि अगर आपको NBFC MFI का
टैग लेना है, यानी कि अगर आपको एज अ NBFC MFI रजिस्टर करना है, ठीक है, तो यू शुड नॉट, मतलब यू शुड हैव एटलीस्ट 75% ऑफ योर एसेट, 75% ऑफ योर लोन्स एज माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस के तौर पे, मतलब एसेट क्या होते हैं, जो बैंक लोन देता है, तो यानी आपके 75% लोन माइक्रो फाइनेंस वाले होने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। मधु के पापा ने मधु के देख लो, कुटाई कर दी बेचारा, सुबह से रो रहा है। अच्छा, इसीलिए नहीं आए क्या? नाबार्ड की चर्चा करी थी, हम थोड़ा सा नाबार्ड की चर्चा कर लेते हैं। चर्चा तो नहीं करी थी नाबार्ड की, नाबार्ड का जिक्र हुआ था, तो चर्चा कर लेते हैं। नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा। इसको स्टैब्लिश किया गया था कब? 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को इसको स्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन कमेटी। ठीक है, तो बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन, जो कमेटी बनी थी 1979 में, उसके रिकमेंडेशन में इसको 1982 में स्टैब्लिश किया गया था थ्रू एन एक्ट कॉल्ड एज नाबार्ड एक्ट ऑफ 1981, 1981 का। अब इसका मेन काम क्या होता है? ये डायरेक्टली इट डज नॉट, ठीक है, इट डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक, डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक। जैसे कि हमारी RBI है, तो RBI डायरेक्टली डील नहीं करेगी लोगों से, उसी तरह से नाबार्ड भी डील नहीं करती है। ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बट ये डायरेक्टली नहीं करती है। तो फिर किसके थ्रू करती है? ये जो है RRBs को सुपरवाइज करती है। ठीक है, इट सुपरवाइजेस, ध्यान रखना रेगुलेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, रेगुलेट तो RBI ही करेगा, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ सुपरवाइज की। तो सुपरवाइजेस RRBs, जो रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, उनको भी ये सुपरवाइज करने का काम करता है, जो कोऑपरेटिव बैंक होती हैं उनको। ठीक है, अब यहाँ पर अगर, और हेडक्वार्टर कहाँ है आपको? मुंबई में इसका देखने को मिलेगा। अब RRBs की बात कर लेते हैं। RRBs आपने सुना होगा, ग्रामीण बैंक, आपके आसपास कोई हो सकता है ग्रामीण बैंक में सेलेक्ट हुआ हो या काम करता हो आपका कोई, है ना? तो RRBs ही होती है हमारी ग्रामीण बैंक, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक इनको बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs। अब ये जो RRBs होती हैं, ये स्टैब्लिश कब हुई थी सबसे पहले? तो दे वर स्टैब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 1975 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी। ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको स्टैब्लिश किया गया था रीजनल रूरल बैंक को, जिसको ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि ये बनी तो 2 अक्टूबर 1975 में थी। अगर हम पहली ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो ये थी 2 अक्टूबर 1975 में जो बनी थी, दैट वाज ये प्रथम ग्रामीण बैंक। ठीक है, प्रथम ग्रामीण बैंक जो कहाँ बनी? ये आपका जो मुरादाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर। यानी कि जब ये बनी थी तो इसको कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी, यानी कोई एक्ट नहीं था। बाद में आता है आपका दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक एक्ट, RRB एक्ट ऑफ 1976, जिससे कि इसको क्या मिलती है? लीगल बैकिंग मिलती है। ठीक है, इसका मेन क्या था? अब नाम ही ग्रामीण बैंक है, तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर क्या करना है? फाइनेंशियल एक्टिविटी को प्रमोट करना है, वही तो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, अब इन RRBs का थोड़ा सा कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए कि इनका RRBs का कॉम्पोजिशन किस तरह से होता है। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें कुछ इस तरह से डिवीजन होता है, 15%, 35% और बच गया 50%। तो 15% शेयर होल्डिंग किसकी होती है इसमें? स्टेट गवर्नमेंट की। 50% होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और बच गई 35% ये एक बैंक स्पॉन्सर करेगी इसको, तो उसकी वो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर RRB को स्पॉन्सर करेगा SBI, मतलब स्पॉन्सर करने का मतलब ये है कि जो भी SBI है, HDFC, जितने जो भी है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है? ये बैंकिंग में एकदम प्रो हैं।
अपने खिलाड़ी की महारत हैं। तो ये क्या करते हैं, नई जो आरबी सेटअप हुई तो उसमें किस तरह से बैंकिंग एक्टिविटी रखनी है, सब उसको देख रेख का काम वो स्पॉन्सर बैंक का होता है, जिसकी 35% शेयर होल्डिंग दे दी जाती है उसको भी। ठीक है, तो ये और आरआरबीज को रेगुलेट कौन करेगा? रेगुलेट तो आपका आरबीआई ही करेगा, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हो इंडिया में। बट इसको सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? सुपरवाइज करेगा नाबार्ड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। कुछ और भी हमारे जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बारे में देखें, लेकिन पहले बताइए यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? सर आपको इतना याद कैसे हुआ भाई, रोज़ का काम है क्यों? अब तुम हमसे बोलो कि सर ये ईंटें रखी हुई हैं, ये सीमेंट है, ज़रा दीवार खड़ी कर दो, और फिर एक आए मिस्त्री दीवार खड़ी कर दी तुरंत। मैं बोलूँ भाई कैसे दीवार खड़ी कर दी तुमने? बस उसका रोज़ का काम है वो। जल्दी बताओ भाई, जल्दी 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 जल्दी। सेबी के बारे में पढ़ें। सेबी, सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो भी म्यूचुअल फंड, शेयर, स्टॉक, ये जो पूरा मार्केट है वो रेगुलेट करने का काम किसका होता है? सेबी का ही होता है। ठीक है, ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1988 में, और 1992 में स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिला था, स्टैट्यूटरी बॉडी बना था, बिकॉज सेबी एक्ट आया था 1992 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो करंट में चेयरमैन है वो कौन है? तुहिन कांता पांडे हैं। ठीक है, वैसे इतना करंट अफेयर के बेसिस से पूछ सकता है, लेकिन वैसे तो नहीं पूछेगा सबके कौन चेयरमैन है कौन नहीं है। ठीक है, पहली माधवीपुरी बुश थी, लेकिन अभी तुहिन कांता पांडे हैं। ठीक है, क्लियर। ऐसे आपका IRDA भी है, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये स्टैब्लिश हुआ था आपका, ये एक्ट आया था 1999 में। ठीक है, एक्ट से स्टैब्लिश हुआ था, नहीं स्टैट्यूटरी बॉडी थी ये। सेबी क्या थी? 1988 में स्टैब्लिश हुई, लेकिन 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना। ठीक है, और इसी तरह से सिडबी है। सिडबी, सिडबी, सिडबी स्टैंड्स फॉर व्हाट? सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये स्टैब्लिश होता है 1990 में, 1990 में। ठीक है, 99। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ठीक है, क्वेश्चंस लगाते हैं अभी, और क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। चलिए चलो चलो पहला ही क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एजेंसी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। एजेंसी फंक्शन किसको मानते हैं? एजेंसी फंक्शन क्या होता है? तो हमने 2 फंक्शन देखे थे, प्राइमरी और एजेंसी। प्राइमरी में तो क्या था कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, प्लस डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के अलावा ये था कि भाई लोन देना। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, एजेंसी फंक्शन पूछा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स, एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट्स, या प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। बताओ। नखलऊ, हाँ नखलऊ, बिल्कुल नखलऊ। तो भाई जो कलेक्टिंग इनकम टैक्स होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट, ये एजेंसी फंक्शन होता है। ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ होती है? जितना आपके पास पैसा है, जितनी औकात है, उससे ज़्यादा का पैसा लेना, औकात से ज़्यादा का पैसा लेना, दिस इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ RBI इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट to issue directions to the RBI in public interest. The governor of the RBI draws his power from the RBI Act. पहला सही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे कि RBI गवर्नर को पावर मिल जाए कुछ। तीसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर C आंसर होगा 1 and 3 ओनली। SHG program was originally initiated at the State Bank of India by providing microcredit to the financially deprived. And SHG, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes, and the regional rural bank and scheduled commercial banks support SHGs. बताओ, only 1, only 2, only 3, only 4 कितने? बताओ कौन सा है?
तो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है SHG प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाई, ये तो गलत होगा भाई। SBI का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं था। नाबार्ड का हमने देखा था ना, नाबार्ड SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, नाबार्ड का रोल था, SBI का थोड़ी ना था, याद करो। 1992 में नाबार्ड SHG बैंक, नाबार्ड ने चलाया था SHG को बैंक से लिंक करने का प्रोग्राम, तो पहला गलत हुआ, ये तो नहीं होगा। इन एन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन, बिल्कुल ये सब जॉइंटली सेटअप होता है। लोन जब उठाते हैं लोग डायरेक्टली तो फिर कलेक्टिव ओनरशिप होता है। तो इससे होता क्या है ना, आदमी शर्म के मारे दे देता है। जैसे मान लो कि तुम हो, तुम सब लोग हो, ठीक है, और तुम सब लोगों ने पैसा मान लो मेरे से लिया, ठीक है। अब मान लो तुम में से कोई एक पैसा नहीं दे रहा है, तुम सब उसको बोलोगे ना, भाई पैसा दे, क्यों बेइज्जती करवा रहा है सर के सामने यार, क्या है यार। तो बेइज्जती के मारे जो पैसा देता है, ठीक है। तो ये मॉडल जो है सबसे पहले कौन लाया, मोहम्मद यूनुस, काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और फिर इसी वजह से स्प्रेड हुआ। इंडिया में जो है 2008 के टाइम ही था आई थिंक, हाँ, आंध्र प्रदेश में बहुत गंदे तरीके से लोन दिया गया लोगों को, ठीक है। और लोन तुरंत 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 एकदम ऐसे थोक के भाव दिया गया। लोगों को लगा यार जिनको ज़रूरत भी नहीं थी, या फिर देखो एग्रीकल्चर के पर्पज़ से मिल लिया, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए ले लो। अब जिसको अपनी लड़की की शादी करनी है, आपको पता है दहेज वहेज तो सब चलता ही है, ठीक है। तो लड़की की शादी करना नहीं भी तो पैसा तो लगता ही है ना, तो उसने पैसे उसके लिए ले लिया। उसको लगा कि यार जैसे तैसे खेती बाड़ी करके या मजदूरी करके पैसा चुका देंगे, लेकिन वो नहीं चुका पाया। तो फिर जिन्होंने ये लोन दिए थे ना, इतना ज़्यादा पुश करना शुरू किया और मतलब इतना टॉर्चर करना शुरू किया कि बहुत सुसाइड्स हुई आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये माइक्रो जो क्रेडिट है एक तरह से, इसका क्राइसिस हुआ था आंध्रा में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है पूछ ले कि मैंने SSC में क्वेश्चन देखा था, शायद 2008 नहीं, शायद 2010 था, ठीक है, जो SSC में पूछा गया था। तो 2010 में ये हुआ था, 2010 में, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये काइंड ऑफ बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था ये आंध्र प्रदेश में। खैर, तो तीसरा वाला भी सही होगा, द रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट SHGs ओनली टू, ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलो, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शंस एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का मतलब क्या है, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज, providing liquidity to the banks having a temporary crisis, lending to the government to finance budgetary deficits। तो लेंडिंग टू ट्रेड इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। बैंक्स को जो लेंड करती हैं टेम्प्रेरी क्राइसिस जब होती है, तो वो रेपो रेट MSF के थ्रू जो बोरो करती हैं, उसी की वजह से बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस नहीं, इसकी वजह से करता है, ऐसा नहीं फंक्शन नहीं है, लेकिन किसकी वजह से लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट बोलता है, तो वो जो सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी। द मेन फंक्शन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज़ टू, मेन फंक्शन क्या है, दैट इज़ प्राइमरी फंक्शन क्या है। जो हमने दो तरह के फंक्शंस पढ़े थे, प्राइमरी फंक्शन है एजेंसी फंक्शंस। गर्म थोड़ा बरसात क्या हो जाए, मक्खी एकदम बैठी रहती हैं। चलो भैया चलते हैं, बरसात हो गई। द मेन फंक्शन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड क्रेडिट, सिंपल। सब्सिडी का काम थोड़ी ना होता उसका, ये कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं आपको, ठीक है। ख़त्म हो गए क्वेश्चंस। तो पूरा मनी इन बैंकिंग, ये सब बैंकिंग सिस्टम हमारा होता है ख़त्म। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, जो हमारा बजट वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे हम कल से, इम्पॉर्टेंट है। कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, सैटरडे को, कल फ्राइडे है ना, कल नहीं होगी, कल सैटरडे, परसों सैटरडे को होगी। हो सकता है मैं संडे को भी रख दूँ सुबह के टाइम पे, लेकिन कल नहीं होगी। परसों तो होगी, सैटरडे को फॉर श्योर, और हो सकता है संडे को भी हो, ठीक है, बट कल नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा अभी करंट अफेयर का कुछ चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा कल फाइनलाइज करने के लिए, बस उसी लिए। हिस्ट्री आप ही पढ़ो, हिस्ट्री आप ही करो। हिस्ट्री का देखो ऐसा है कि हिस्ट्री का ऐसा है कि एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न होता है, और CAPF का पेपर है, काफ़ी लोगों को CAPF का पेपर है, ठीक है। और हिस्ट्री में ऐसे अगर मैं मतलब अगर सिर्फ अगर मॉडर्न की बात करूँ तो मोर और लेस सिमिलर ही होता है, जो मैं SSC में पढ़ाता हूँ और यहाँ पर मोर और लेस सिमिलर ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप
जित कोई भी हो, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी मैंने, जो लोग एसएससी में आप में से काफ़ी लोग होंगे, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है, हो सकता है अगर आपके पास बैच भी हो, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं होता। मेन जो डेप्थ में जाता है वो एंशियंट में जाता है। मेडाइवल उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। अगर मैं विजयनगर वाला किंगडम छोड़ दूँ तो मेडाइवल, मुगल और दिल्ली सल्तनत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं यूपीएससी में। मेन आते हैं मॉडर्न से या फिर एंशियंट से। एंशियंट में वो घुसता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता है। अब सीएपीएफ से पहले आप लोगों ने पूरी हिस्ट्री तो पॉसिबल नहीं है, तो मॉडर्न बोला था, नहीं हो तो मैं क्या करूँगा, जैसे सागर सरापी एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद मैं मेडाइवल और मॉडर्न में आपको करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन कंसिडरिंग की शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मॉडर्न के जो एसएससी का जो लेटेस्ट बैच था, ठीक है, उसके सारे लेक्चर्स आपके यहाँ पे डलवा रहा हूँ, ठीक। आप वो तो आप खुद ही टेस्ट कर लेना, जब लेक्चर पूरा देख के और क्वेश्चंस लगाना, सारे ऑलमोस्ट आपसे बन जाएंगे। वो तो मैं करवाऊंगा ही यहाँ पे। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि सीएपीएफ से पहले, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स खत्म होगा तब तक ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए आप वो पढ़ के, जो लोगों को जैसे जल्दी सीएपीएफ का देना है उनको, तो उसको पढ़ के दे सकते हैं, ठीक है। और मैं लाइव तो करवाऊँगा ही यहाँ पर, ठीक है, वो तो होगा ही। मेडाइवल और मॉडर्न में कराऊंगा, एंशियंट आपका स्टार्ट कर देंगे। एंशियंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार चीज़ें टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी, तो हम टाइम पे रिवीजन और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर पाएंगे सीरियस एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, काफ़ी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर हम सिलेबस ख़त्म करते ही रह जाएंगे। ओके, अरे भैया इकोनॉमिक्स तो अब स्टार्ट हो चुकी है ना, जब होगी तो मैं बता दूंगा। मराथन ले लो, गोस्ट, अच्छा मराथन। बेटा मृत्युंजय एक बार और कमेंट करो, तुम ब्लॉक होने के लिए तैयार हो एकदम। बोल चुके इकोनॉमिक्स तो स्टार्ट हो चुकी है ना सर, आपको क्या सब कैसे याद है? बायो और केमिस्ट्री का भी रिवीजन करवा देना पहले, ओके। उसके पहले कुछ ना कुछ तो मैं प्लान करूँगा ही सीरीज़, तो दैट वो हेल्प कर सके आप लोगों को, हाँ, यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। एंड कुछ आपको डाउट होता है, कुछ इस तरह का होता है, तो आप मैसेज तो कर ही सकते हो। व्हाट्सएप तो हो गई आपके पास नंबर, है ना, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या फिर यूज़र नेम है @ क्या नाम है यार, मैं खुद ही भूल गया, PAREMAR00, ठीक है। जिसके पास अगर व्हाट्सएप नहीं है तो टेलीग्राम भी कर सकता है, ठीक है, @PARMA00। चलो सर, आपका पूरा नाम क्या है? ये भी बात सही है, क्या नाम पूरा, देखते हैं कल के एपिसोड में। तो कल नहीं होगा आपका, ठीक है, परसों होगा, ठीक है, लेक्चर। ओके, रिवीजन करेंगे सब लोग, थैंक यू। रीडिंग टाइम पे मैंने बढ़ा लिया, अपने रिसोर्सेज पे मैंने बढ़ा लिए और अपने रिवीजन पे भी मैं फोकस कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल